हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कर रहे हैं 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी का एक और सेशन। लाइट है नहीं, कम लाइट में पढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश है, लाइट जाती रहती है। और हम लोगों ने पेज नंबर 202 का क्वेश्चन नंबर 3 करा है। ये क्वेश्चन को लग रहा है वीडियो पॉज करके उतार लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मतलब आया हुआ एग्जाम के अंदर, यूट्यूब यूट्यूब में आता रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। वर्क पूछा था, एनर्जी पूछी थी, पोटेंशियल डिफरेंस एक 6 वोल्ट दिया हुआ था, चार्ज 1 कूलम था, V बराबर W/Q। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, टेबल नंबर है आपकी 12.1। टेबल 12.1 है। उस टेबल का 1 2 सिंबल है, सारे के सारे ये सिंबल है। इसका 1 2 3 4 और एंड का क्या था, एंड का चेक करूं, और एंड के 4, ये याद कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुको। ठीक है, इसमें है 9 10 11। तो 9 10 11, ये 9 10 11 और 1 2 3 4 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। देखो, अगर आप देखें यहां पर तो हमारा टॉपिक है 12.4। 12.3 टॉपिक तक खत्म हो गया। 12.4 टॉपिक का जो नाम है, अगर आप देखेंगे, सब लोग प्लीज एनसीईआरटी देखना, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी पे क्लिक करके रखना। उसमें हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना आपने 10 सालों में जब तक ओम्स लॉ पे क्वेश्चन ना आया हो, डायरेक्ट आइदर इनडायरेक्ट। ठीक है, इसका मतलब, और ओम्स लॉ करने में हमें 2 से 3 क्लास ऑलमोस्ट लगेंगी। ठीक है, आज एक क्लास मिला के कि ओम्स लॉ क्या होता है। इसमें सब लोग कॉपी के अंदर लिख लो, 12.1 एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्टिविटी है, मैं बताऊंगा अभी अभी आपको एक्टिविटी। पहले ये एक्टिविटी बताने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इस एक्टिविटी के बाद ही काम किया गया। तो पहले मैं एक्टिविटी को पढ़ रहा हूँ, पहले मैं जानबूझ के इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए एक्टिविटी किस बारे में है। तो एक्टिविटी कह रहा है कि सेटअप अ सर्किट एज शोन इन फिगर 12.2। ये 12.2 जो फिगर बना है आपको दिख रहा है, शायद सबको दिख रहा होगा। ये मेरा कर्सर देखो यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो भैया इसमें एक ऐसे आपने एक वो बनाया, सर्किट बनाया, और एक आपने नाइक्रोम वायर ली। विल टॉक लेटर कि नाइक्रोम वायर ही क्यों ली। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं 100% कर दूं, जूम आउट हो रहा है थोड़ा सा। गुड, अब सही है। अब देखो जरा, तो आप, ओहो क्या हो गया ये, क्या से क्या हो गया। आगे आते हैं, अब आ गया। तो इसमें नाइक्रोम वायर ली एक्स और वाई, जिसकी लेंथ है से 0.5 मीटर। एक एमीटर लिया, एक वोल्ट मीटर लिया, 4 सेल लिए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे हमने पुराने वाले में देखा। इस डायग्राम में देखो कि अगर एक होता है, एक, देखो अपनी भाषा में समझो, अपनी भाषा में, एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा, एक डंडा बड़ा एक डंडा छोटा, इसका मतलब एक सेल हो गया। बड़ा डंडा प्लस होता है, छोटा डंडा माइनस होता है। और अगर ऐसे आप कई डंडे जोड़ते जाओ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, या फिर उसे हम लोग बैटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, 4 सेल लिए। अब इसमें बोल रहा है 4 सेल लो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 4 सेल। भैया 4 सेल क्यों ले रहा है, इसका क्या क्या मन 4 सेल लेने का। वैसे उसको कुछ भी ले, हमारे हमें क्या फर्क पड़ रहा है। 4 सेल क्योंकि बैटरी चाहिए। एक सेल का वोल्टेज होगा कम, 1.5 वोल्ट है एक सेल, तो उसको भी 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो इसने 1.5 वोल्ट के 4 सेल ले लिए। नाइक्रोम इज एन एलॉय ऑफ निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम एंड आयरन मेटल। तो नाइक्रोम जो होता है बच्चों, वो पहली बात तो मेटल नहीं होता, कोई कंडक्टर नहीं है। वो एक, मतलब कंडक्टर का मतलब उसमें से कंडक्टिविटी होती है बट बहुत कम होती है। तो नाइक्रोम का वायर लिया 0.5 मीटर का, एक एमीटर लिया, वोल्ट मीटर लिया, 4 सेल लिया, और उनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। सबको डायग्राम दिख रहा है, हैंड रेस करो जरा एक बार। बताऊंगा, बोर्ड बताऊंगा बाद में इसको। हाँ, पहले अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करो, फिर बोर्ड पे समझाता हूँ। गुड, तो आप ये अंडरस्टैंड करो। हाँ बस हो गया, और बस 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 बस, थैंक यू थैंक यू। अभी देखो यहाँ पर क्या किया, अब मैं इतना पढ़ नहीं रहा, आप समझो। हमने क्या किया, हमने एक सर्किट बनाया। सर्किट मैंने आपको बताना पहले ही बताया था। उसमें हमने बीच में लगाया रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, कैसे होता है, बाद में समझेंगे। वो एक्चुअली नाइक्रोम वायर लगाई बीच में हमने। ठीक है, दिख रहा है ना आपको एक्स और वाई, जरा मेरे कजर को देखना, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है। तो एक्स और वाई के बीच में क्या लगाई है, नाइक्रोम वायर लगाई है। नाइक्रोम वायर लगाई, एक एमीटर लगाया, ऊपर हमने 4 सेल लगाए। देख रहे हो, 4 सेल, 1 2 3 4। ठीक है, सबका 1.1.5 था। ये डॉटेड लाइन की मैं भी समझाता हूँ 5 मिनट में। ये हमने लगाया एमीटर नीचे की तरफ, क्या सब देख पा रहे हैं। एक मिनट, क्या मेरी आवाज आ रही है।
मेरी आवाज तो आ रही है लेकिन मेरा ये काम नहीं कर रहा। हाँ अब कर रहा है, कर रहा है। अचानक से बीच में इसने काम करना बंद कर दिया। हाँ ठीक है, अच्छा भाई ठीक है। अरे वो पता नहीं कंप्यूटर कुछ हैंग वैंग हो गया था तो इसलिए वापस आते हैं। देखो हाँ ठीक है, हो गया हो गया हो गया। देखो तो अभी आपको दिख रहा है ये एमीटर है हमारा, ये हमारी की है, ठीक है, और नीचे की तरफ वोल्ट मीटर है। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं, ये अभी थोड़ी समझना मुश्किल है। तो मैं इसको अभी आपने सर्किट डायग्राम बना लिया, अभी क्या सर्किट डायग्राम कहना जाता है उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। देखो जरा, अभी आपको सर्किट डायग्राम देख लिया, अब यहां सुनो। देखो हुआ क्या भैया, हम ये चेक करना चाहते थे कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है। हम नहीं, नाम था आंद्रे मैरी, सॉरी जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ये चाहते थे भैया ये बताओ कि रिलेशन क्या है आखिर वोल्ट करंट का और वोल्टेज का। तो उन्होंने क्या किया, सर्किट बनाया ऐसे, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, और यहां लगाया नाइक्रोम वायर, इसमें पॉइंट था एक्स और यह था वाई। इस चैप्टर की एक भी क्लास मिस मत करना, इसकी क्लास मिस करने का मतलब लोग कुल्हाड़ी पैर मारते हैं, पैर पे तुम कुल्हाड़ी मार डालोगे। इसके बाद आगे जाएंगे, यहां से जाने के बाद यहां लगा था एमीटर, यहां लगी थी की, और इसके बाद यहां पर कुछ ऐसे डॉटेड डॉटेड था, ठीक है। ये बात समझ आई सबको? हैंड रेस करो, इतनी बात समझ आई कि यहाँ डॉट डॉट भी था, वो बताऊंगा बाद में क्या होता है अभी। गुड, अब समझो यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है। थोड़ी तो लाइट ऑन कर लूं, कुछ समझाने के लिए लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अब आपको और बेटर दिख रहा होगा। देखो ध्यान रखो, इस जो मैंने अभी लाइट ऑन करी, इससे आपको समझ आनी चाहिए क्या, आपको समझ आनी चाहिए चैप्टर 10 के बारे में, कि हमारे पास जब लाइट कम थी इमेज तब भी पूरी बन रही थी। इसका मतलब नंबर ऑफ रेज, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, नंबर ऑफ रेज बढ़ाने से इमेज छोटी या बड़ी नहीं होती, इमेज ज्यादा ब्राइटर हो जाती है, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक पूरा लेंस या मिरर है और उसको अगर मैं आधा ढक दूं तो क्या इमेज आधी बनेगी या पूरी? तो पता है हमारा आंसर क्या आएगा, जब आप आधा ढकोगे तो इमेज बनने के लिए 2 रेज चाहिए, पूरे लेंस से या पूरे मिरर से 1000 रेज जा रही थी, आपने आधा ढक दिया तो 500 तो अभी भी जा रही होंगी ना, इसका मतलब इमेज तो पूरी बनेगी। फिर उसमें नंबर ऑफ रेज कम पहुंचने की वजह से उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, एवरीथिंग इज साइंस। समझ आ रही है कि नहीं आ रही वो डिपेंड आप पे करता है। अच्छा अब हम एक वर्ड पे आते हैं, जॉकी। जॉकी शब्द कहां से आया वो समझाता हूं। कईयों को जॉकी समझाओ कुछ और समझते हैं, कहते हैं अरे भैया तो कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम नहीं है। जॉकी का मतलब होता है विच इज फ्री टू मूव, जो फ्री टू मूव कर चुके हैं उसे जॉकी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर एक जॉकी लगाया एरो की फॉर्म में, ढंग से दिखना रहा एरो की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड जे, इसे हम लोग जे कहते हैं। पहले तो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट क्योंकि सिलेबस से कट गया तो उतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस जॉकी को हमने ए बी सी और डी, इन 4 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, इसे डॉटेड कर रखा था। ध्यान रखना, जॉकी जब कनेक्ट करेंगे तो जब सर्किट जितना क्लोज होगा उतने ही सेल इसको वोल्टेज दे रहे होंगे, सारे सेल वोल्ट नहीं देंगे। एग्जांपल के लिए आपने इसको यहां कनेक्ट करा, जब यहां कनेक्ट करा तो इसकी भैया 1.5 वोल्ट तो मिलेगी, इन तीनों की नहीं मिलेगी क्योंकि सर्किट के बाहर हो गए। तो हमने क्या किया, तुरंत हमने एक टेबल बनाई और हमने देखा कि सर्किट में यहां से हमें वोल्टेज कितनी इसको मिल रही है वो दिख जाएगी, यहां से हमें करंट दिख जाएगा। एक्सपेरिमेंट जितना अच्छा समझ आया उतना ही ज्यादा आपको बेटर यहाँ ये ओम्स लॉ समझ आएगा। तो हमने क्या किया, हमने नाइक्रोम वायर रखा और नाइक्रोम वायर के बाद हमने देखा वोल्टेज कितनी, समझ आया भाई, वोल्टेज है 1.5 वोल्ट, क्योंकि जॉकी जो है वो ए वाले पॉइंट पे जो मूव कर सकता है। तो भैया करंट कितना है, वोल्टेज हमें यहाँ से दिख गई, वोल्ट मीटर की हमने रीडिंग ले ली, वोल्ट मीटर की इसकी रीडिंग ली, तो भैया यहाँ पर आया 0.1 एम्पियर, मान लेते हैं अभी, मान लेते हैं क्योंकि हमें को दिख तो रहा नहीं रही है, ठीक है, 1.5 एम्पियर। अब हमने क्या किया, जॉकी को यहाँ से मूव करा, ठीक है, इट इज फ्री टू मूव, डोंट वरी, और हमने इसको इस बार लाके यहाँ कर दिया, हमने बी वाले पॉइंट लगाया, ठीक है। अब कितने सेल सर्किट के अंदर आ गए, 2 सेल सर्किट के अंदर आ गए, बाकी 2 तो बाहर है, तो करंट ऐसे करके जाएगा
यहाँ से आके इसमें, इस तो मतलब ही नहीं है। तो अब हमारी वोल्टेज कितनी हो गई, हमारी वोल्टेज हो गई 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। यहाँ से नाप लिया हमने, रीडिंग ले ली इसकी, फिर मैं इसकी रीडिंग ली, तो समझ आया हमारा जो करंट हो गया वो हो गया 0.2 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद क्या किया हमने, जॉकी को उठाया यहाँ से और यहाँ पर ले गए। ठीक है, टॉपिक क्या चल रहा है, ध्यान रखना, टॉपिक चल रहा है हमारा भैया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन है सिर्फ, ओम्स लॉ को 3 दिन कर लगते हैं ओम्स लॉ कराने में सिर्फ, क्योंकि वो आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप परमानेंट, आपको याद नहीं हो जाए, समझ जाओ, याद रटना नहीं, समझना है इसको। अच्छा, इसके बाद क्या किया हमने, आगे की तरफ गए, इसको उठाया यहाँ से और उठा के हमने यहाँ लगा दिया सी वाले पॉइंट पे। तो 1.5 1.5 1.5 कितना हो गया, 4.5 वोल्ट। ठीक है, और जो हमारा करंट हो गया वो हो गया 0.3 एम्पियर। इसके बाद हमने बोला अच्छा ठीक है भाई, इसके बाद हमें यहाँ पर आए और हमने इसे डी वाले पे कनेक्ट कर दिया, चारों के चारों सेल सर्किट के अंदर आ गए। अब तो यहाँ पर कितना हो गया 6 वोल्ट। जब ये 6 वोल्ट हो गया तो यहाँ पर आ गया ये 0.4 एम्पियर। यहां से हमें एक कंक्लूजन निकाला हमने, उस कंक्लूजन पे ओम्स ने पूरा ग्राफ बनाया था, जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला, व्हेनेवर यू इंक्रीज द वोल्टेज द अमाउंट ऑफ करंट इज आल्सो इंक्रीज इन द सर्किट। जब आप सर्किट के अंदर क्या बनाते हैं, बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। बढ़ता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। जिसको प्रोपोर्शनल नहीं पता, बहुत सिंपल सी भाषा में समझो, ये जो सिंबल मैंने बनाया प्रोपोर्शनल ये वाला, इस सिंबल का पर्पस क्या है, इस सिंबल का पर्पस है जितना वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी उतना ही बढ़ेगा। उतने बढ़ेगा मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए आपकी उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, आपकी एज बढ़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, आपकी एज बढ़ेगी, आपका पढ़ने का टाइम बढ़ेगा, आपकी एज बढ़ेगी, आपकी मस्ती कम होगी, मतलब आपका खेलने का टाइम कम होगा। तो वो डायरेक्टली नहीं, वो इनवर्सली होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जब एक चीज बढ़ती है उसके पैरेलल साथ में कोई दूसरी चीज बढ़ती रहे तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उसमें इस तरीके का साइन रहता है। इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर करंट भी बढ़ता है, वो ये बात ये कहती है। अब देखो ना, आपने अगर, अच्छा इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि जितने गुना इसमें चेंज करोगे, जितने टाइम्स आप इसमें चेंज करोगे, उतने ही टाइम्स इसमें चेंज होगा। जैसे कि हमने वोल्टेज को डबल किया तो करंट भी डबल हो गया। बात समझ आई? अगर हमने वोल्टेज को 3 गुना करा, 3 टाइम्स करा, तो भैया करंट भी 3 टाइम्स हो गया। अगर हमने वोल्टेज को 4 टाइम्स करा, 1.5 का 4 होता है 6, तो भैया करंट भी 4 टाइम्स बढ़ गया। इसका मतलब the change in the voltage and change in the current is always equal, so that is why अगर इनका रेशियो निकालूंगा ना मैं, तो V अपॉन I का जो रेशियो आएगा वो बिल्कुल फिक्स आएगा हमेशा। हमने कहा ऐसी बात है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने चेक करा, V अपॉन I का रेशियो निकाला यहाँ पर, तो निकालते हैं, मैं यहाँ निकालू। ठीक है, पहला रेशियो निकालते हैं, तो 1.5 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना आएगा बताओ, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहां निकालते हैं, तो 3 डिवाइडेड बाई 0.2, इसे हटाएंगे 30 करेंगे, और 30 बाई 2 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसको जब भी दो चीज प्रोपोर्शनल होगी ना, उनका रेशियो फिक्स आएगा। whenever two things are directly proportional their ratio is always fixed। ठीक है, आगे यहां देखो 3 वोल्ट हो गया, अच्छा 4.5, तो अपन 4.5 रखेंगे और डिवाइड, इसको इसके नीचे ले आया ना मैं ऐसे करके, तो प्रोपोर्शनल का साइन हट गया, इक्वल का आ गया, चीजें फिक्स हो गई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.3, इससे हटाओ इससे हटाओ, 45/3 कितना होता है 15। यहाँ देखो 6/0.4, ये 60 हो जाएगा 15। इसका मतलब V अपॉन I का रेशियो फिक्स होता है, और इसी बात पे ओम्स ने कंक्लूजन निकाला। अब वो कंक्लूजन क्या निकाला उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी क्या छोटी सी बात समझो, अभी वापस एनसीईआरटी पे जा रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी कुछ कहा इस बारे में। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्या बोल रही है, देखते हैं इस बात को। लाइट बंद कर दो, जब एनसीईआरटी देखेंगे तो। लाइट को जला रखी है मैंने, देखो अब समझो जरा एक बार, यहाँ पर क्या लिखा है, देखो जरा यहाँ क्या लिखा है, आपने अलग अलग वोल्टेज को जाके कनेक्ट करा, कनेक्ट करने के बाद देखो जरा एक बार, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सेल यूज इन द सर्किट, एक सर्किट में कितने सेल यूज हो रहे हैं, तो पहले एक सेल हो रहा है कि 2 हो रहे हैं कि 3 हो रहे हैं कि 4 हो रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। उसके बाद करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर, कितना करंट नाइक्रोम वायर के थ्रू जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसके बीच, अगर एक सेल यूज करेंगे तो 1.5 होगा, 2 करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 3 करेंगे तो
4.5 होगा, 4 करेंगे तो 6 होगा। और फिर उन्होंने वोल्ट अपॉन आई का रेशियो निकाल लिया जो हमने निकाला, और उसका ग्राफ प्लॉट करा। अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट, अच्छा कितनों ग्राफ प्लॉट करना आता है, हैंड रेस करना जरा एक बार। सब लोगों ने ग्राफ प्लॉट करके देखा हुआ है ना? गुड, बहुत बढ़िया, काफी लोगों को आता है, तो सबको आता है क्या? ठीक है, गुड। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है तो सिंपल समझ लो, मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखाता क्योंकि आप ऑल सबको पता है, जिसको नहीं पता वो चैट में नो लिख देना। यहाँ देखो, ये देखो, ये इन्होंने ग्राफ प्लॉट करा। ग्राफ को प्लॉट करने के बाद ना, यहाँ समझो, ग्राफ प्लॉट करने के बाद ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आया। तो इस एक्टिविटी को समझने के बाद उन्होंने देखा जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का मतलब कि पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उनका रेशियो आ रहा है फिक्स। अब यहां से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, हो सकता है स्टेटमेंट आपको आज समझना है, अगली क्लास में समझ आए। फटाफट क्या लिखा हुआ है देखो जरा, जूम कर दो, जूम कर देता हूँ, थोड़ी आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा फिर आपको। क्योंकि मैंने ये, अरे यार, अपने ऐप में खोला हुआ है, आप ऐप में पढ़ सकते हो आके। मेक श्योर आपका फोन आप बिल्कुल साथी बन जाए पढ़ाई के लिए। थिंकिंग चेंज करो भाई, थिंकिंग चेंज करो, पीछे रह जाओगे वरना। अमेजन की किंडल बुक चलती है, लोग वहीं से पढ़ते हैं, ठीक है? थिंकिंग चेंज करो, हमने कर लिया, आप भी कर लो। देखो क्या लिखा है, इन दिस एक्टिविटी यू विल फाइंड दैट अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू ऑफ v अपॉन i इज ऑब्टेन्ड। ये बात सही है, हैंड रेस करो। क्या v अपॉन i का रेशियो फिक्स आया था, नहीं आया था? हमारा कितना आया था बार बार? 0.5, 0.4, 15, 15, 15 आया, नहीं आया? गुड, एग्जैक्टली। इसीलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन आया था कि v i का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? आंसर आता है इसलिए होता है क्योंकि v और i का रेशियो फिक्स आता है। ये वाली बात अंडरस्टैंड हुई कि भैया v और i का रेशियो कांस्टेंट है, इसीलिए उसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। एक क्वेश्चन यही खत्म हो गया। बहुत पुराने जमाने की बात है ये, मतलब हिस्ट्री चल रही बट पढ़ना पड़ रहा है। बहुत पुराने जमाने में हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे। 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। ओहो, जर्मन के थे, सोचो इंडिया कोई पैदा हुआ ही नहीं, वो है, मतलब आपको पढ़ाई नहीं जाते, पता नहीं क्यों। फाउंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई। देखो ध्यान रखना, ओम्स ने कुछ नया डिस्कवर नहीं किया था अभी तक। ओम्स ने सिर्फ ये बताया था कि भैया वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन होता है। उन्होंने बताया था वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा। अच्छा एक बार हैंड रेस करके ये बच्चे बताओ, आप में से किसके घर में वो वाले स्टेबलाइजर होते थे, वो खट 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 बढ़ा दो करंट बढ़ जाता था? हैंड रेस करना, किसके घर के होते थे? मेरे पास था वो, घर पूरे मोहल्ले की लाइट लेकिन कम हो जाती थी उससे। हम लोग करते थे खट खट खट, ऐसे ना स्विच होता था उसमें, बढ़ा दो और वो पूरे हमारे घर की लाइट बढ़ जाती थी। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ता था, कॉमन लॉजिक है। अभी अगर कुछ बच्चे यूपी में रहते होंगे तो यूपी में जब ट्रांसफार्मर खराब होता है तो ऐसा ही होता है। हाँ हाँ, लवप्रीत ने बिल्कुल एक अच्छा सेंटेंस बोला कि सारे साइंटिस्ट या तो जर्मन के थे या ग्रीक के थे। नहीं, इंडिया वाले भी थे लेकिन प्रॉब्लम ये, इंडिया वाले आपको पढ़ाए नहीं जाते, कम पढ़ाए जाते हैं। सिस्टम हमने नहीं बनाया ना पूरा पढ़ाने का, इसलिए। अब देखो ये मैं इसलिए आपको एनसीईआरटी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी जब आप खुद पढ़ोगे तो आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी, ठीक है? हाँ, बहुत सारे थे। महर्षि कन्नड़ बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, और मतलब मुझे पवन ने बताया कि महर्षि कन्नड़ थे, वो बहुत जबरदस्त। उनके बारे में पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा, मैंने पढ़ा उनके बारे में, ठीक है? चलो फिर बहुत सारे हम साइंटिस्ट पर डिस्कशन बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फाउंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई एंड द फ्लोइंग इन अ मेटलिक वायर। उन्होंने बोला किसी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो भैया वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम डिस्कशन करेंगे बाद में, अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, बता रहा हूं आपको बस। यहां पर इन्होंने क्या बताया वो बताता हूं। जॉर्ज साइमन ओम ने कंक्लूजन निकाला। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि भैया जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही ना हमारी 15 जो हमारे अभी वर्ड पे भी आ रही थी, भैया वो जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इन्होंने बोला वो कांस्टेंट वैल्यू रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है कि वो वायर की एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे नाइक्रोम वायर का अगर हम स्पेस में निकाले तो अगर हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू आए तो 15 ओम उसका रेजिस्टेंस आएगा। अब रेजिस्टेंस के बारे में किसने बताया? क्योंकि जॉर्ज साइमन ओम ने बताया, इसलिए रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो गई वो हो गई आपकी ओम, ठीक है? अभी आपको टेबल बनवाई थी पहले स्टार्टिंग में, उस टेबल में मैं बताया था कि ओम जो है इट्स अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? तो आपका रेजिस्टेंस किसकी यूनिट हो गई? आपका उसके, और ओम किसकी यूनिट हो गई? रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई, बिकॉज रेजिस्टेंस के बारे में किसने बताया? जॉर्ज साइमन ओम ने बताया। लेकिन अभी ओम्स लॉ खत्म नहीं हुआ, अभी ओम्स लॉ शुरू हुआ है। अगर ओम्स लॉ के बारे में और लेवल पे डिस्कशन करें, अच्छे लेवल पे, तो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सी बात, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। मैंने कहा ना टाइम लगता है। देखो ये थोड़ा स्लो टॉपिक है, इसको अगर मैंने फास्ट करा दूंगा तो सर से ऊपर निकल जाएगा, बहुत स्लो कराऊंगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मीडियम लेके चल रहे हैं, ना बहुत फास्ट ना बहुत स्लो। देखो जरा एक बार,
इस वाले केस में उन्होंने बोला भैया आपके पास ये एक वायर है, ठीक है, क्या टॉपिक चल रहा है हमारा भैया, ओम्स लॉ। अब ये चलेगा कई दिन तक, ये जो टॉपिक है चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जो हर क्वेश्चन आते ही आता है इससे, ठीक है। उन्होंने ये बोला ओम्स लॉ से भैया ये कि ये आपके पास एक ऐसे करके वायर है, इस वायर में कोई आई करंट फ्लो हो रहा है, और आपको मैंने बताया था, नहीं बताया था, जो बच्चों को नहीं पता वो समझो, इसके इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है V1, इसके इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल है V2। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल कुछ कुछ देखो ऐसा समझो, पानी है, करंट है पानी, ऐसा मान लो करंट है पानी, और ये क्या है, प्रेशर का डिफरेंस है। अगर प्रेशर का डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो होगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। बात समझ आई? एग्जांपल के लिए अगर मैं पूछूं V1 की वैल्यू ज्यादा होगी V2 की, तो ऑब्वियस पोटेंशियल ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा, तो ज्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ करंट फ्लो होता है। तो उन्होंने बोला कि जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस V1 माइनस V2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बहने वाले करंट के, और इसी V1 माइनस V2 को हम क्या बोलते हैं आम भाषा में, सिर्फ V कह देते हैं। मतलब सिर्फ V का मतलब समझ लेना, V का मतलब है V2 माइनस V1 इज प्रोपोर्शनल टू I। अर्थात जितना डिफरेंस ज्यादा उतना फ्लो होने वाला करंट ज्यादा, जितना डिफरेंस बढ़ा दोगे उतना करंट ज्यादा बहने लगेगा। लेकिन ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि भैया कहीं ये तार करंट को रोक तो नहीं रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कोई साजिश चल रही हो और करंट को रोकने की। उस साजिश का नाम भी था रेजिस्टेंस। उसका नाम क्या है साजिश का? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस तार की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपने अंदर बहने वाले करंट को रोकती है। अर्थात अगर भैया तुमने पोटेंशियल कितना ही बढ़ा दिया, लेकिन तार बोल रहा है जान देंगे तुम, चलाओ तो बस जाके दिखाओ। एग्जाम्पल यहाँ पर लकड़ी ले ली हमने, अब जो वुड होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी में करंट थोड़ी पास हो पाता है, क्यों नहीं हो पाता भैया? उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हैंड रेस करो जरा एक बार, कि रेजिस्टेंस तार की वो प्रॉपर्टी है जो अपने अंदर बहने वाले करंट को रोकती है। फिर तुम तो कितना ही बढ़ा लो, तुम कितना ही जोर लगा लो, पोटेंशियल तो बहेगा ही नहीं उसके अंदर से। लेकिन जर्नल केस में ओम्स ने बोला, जर्नल केस में ऐसा होता है अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा कब होगा? जब इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? फिक्स होगा। फिक्स मतलब कांस्टेंट होगा। अब इसी को स्टेटमेंट की फॉर्म में मैं समझाऊं, the current flowing in a wire is directly proportional to the potential difference across the end of wire if the physical property remains a constant। ये भाषा हो गई, इस भाषा को बाद में समझिएगा अच्छी तरीके से। अभी मैंने आपको आज भी ऐसे इतना ही समझेंगे, अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक एक्टिविटी करी जिसमें उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किया, हमने वो लैब में भी करी एक्टिविटी, जिसकी वजह से जो करंट था वो भी इंक्रीज हुआ, और वहां से उन्हें एक बात समझ आई, इफ यू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड, द करंट in the wire is also increases and they are proportional to each other, that is why their graph is straight line। यहां तक समझ आई? हैंड रेस करो फटाफट, यहां तक समझ आया तो बस इतना। भी मैंने बहुत ओम्स लॉ बहुत नहीं समझाया आपको, ओम्स लॉ से जरा सा बताया क्या होता है। अभी ओम्स लॉ में कुछ हुआ ही नहीं खास, हाँ अभी कोई बहुत ज्यादा ओम्स लॉ कोई बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने आपको, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अभी आज की क्लास हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं, इसके हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे कि ओम्स लॉ क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या एक्सप्रेशन आएगा, डेफिनेशन एग्जैक्टली आपको क्या लिखनी है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम, और ओम्स लॉ को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बाय बाय।